Welcome back to the class of Dilip Sir Science English. Yes, dear students, today I have bring a new topic. What is there today? Look at the board. NCERT 10th Science chapter number 8. जीव जनन कैसे करते हैं? How do organisms reproduce? जीव जनन कैसे करते हैं बच्चों? ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 NCERT 10th का. CBSE बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनी अदर बोर्ड वेयर इज NCERT इज कंपल्सरी. जहां पर भी NCERT की बुक्स चलती हैं सबके लिए कॉमन टॉपिक है चैप्टर नंबर 8. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको जो रिवाइज सिलेबस है, जो सिलेबस 2021 के लिए इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, वी विल कवर ओनली दोज टॉपिक्स. हम उसी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है, जो शामिल है. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर कर देना, घंटी बजा देना यार, थोड़ा फैला दो चैनल को. डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 में जो टॉपिक रिवाइज सिलेबस में है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करें बात को, इस टॉपिक पे चले इससे पहले थोड़ा सा जनन को समझ लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है. जस्ट इमेजिन करो, कोई भी अगर हम मनुष्य की बात कर लें, किसी भी जीव की बात कर लें, तो कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद पोषण प्राप्त करता है, खाता पीता है और फिर उसका वृद्धि और विकास होता है. वृद्धि विकास करके वह वयस्क बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, और तब उसमें आ जाती है प्रजनन की क्षमता. बात समझ पा रहे हो? कोई भी जीव जन्म लेता है, पोषण प्राप्त करता है, तब उसका वृद्ध विकास होता है, और वृद्ध विकास होने के बाद वह एडल्ट वयस्क बन जाता है, और जब वह वयस्क बन जाता है तब उसमें प्रजनन की क्षमता आ जाती है. अब हम समझेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है. कोई भी वयस्क सजीव, फोकस ऑन दिस वर्ड, कोई भी वयस्क सजीव वो क्या होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए. कोई भी वयस्क सजीव स्वयं के जीवन काल के दौरान, यानी जो उसका लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, आयु काल है, जिस समय जीवित है उसी समय कोई भी वयस्क सजीव स्वयं के जीवन काल के दौरान स्वयं के जैसे ही, अपने जैसे ही नए सजीव को उत्पन्न करे तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं. क्या सीखा? अगेन, कोई भी वयस्क सजीव स्वयं के जीवन काल के दौरान स्वयं के जैसे ही नए सजीव को उत्पन्न करता है. क्यों ऐसा करता है? अपना अस्तित्व टिकाए रखने के लिए. कोई भी वयस्क सजीव स्वयं के जीवन काल के दौरान स्वयं के जैसे ही नए सजीव को उत्पन्न करता है. इस क्रिया को क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं. इससे जीव अपने अस्तित्व को टिकाए रखता है. यानी कोई भी वयस्क सजीव स्वयं के जीवन काल के दौरान अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए स्वयं के जैसे ही नए सजीव को उत्पन्न करता है. इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन. फॉर एग्जाम्पल कि गौरैया के अंडे से गौरैया के चूजे ही जन्म लेते हैं, गिद्ध का चूजा जन्म नहीं लेता है. कुत्ते से पिल्ले ही पैदा होते हैं, बिल्ले पैदा नहीं होते हैं. इंसान से मनुष्य का ही बच्चा जन्म लेता है, किसी दूसरे प्राणी का नहीं जन्म लेता. तो हमने क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो सजीव है वो अपने जैसे ही, अपनी ही कार्बन कॉपी को क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है. इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन. देखो, यहाँ पर अगर प्रजनन ना हो, यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ करा कि स्वयं के अस्तित्व को टिकाए रखने की. जस्ट इमेजिन, गो फॉर द एग्जाम्पल कि एक कोई फॉरेस्ट है, जंगल है, और उस जंगल में देयर आर 100 एलिफेंट्स, 100 हाथी हैं. ओके. अब ये 100 हाथी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, नए हाथी के बच्चों को जन्म नहीं दे सकते. क्या होगा?
जब ये नए हाथी के बच्चों का जन्म नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन सारे हाथी ओल्ड होंगे, वृद्ध होंगे, और वृद्ध होने के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी और उस जंगल में से हाथियों का जो नामो निशान है वो पूरी तरह से क्या होगा? मिट जाएगा। किस जंगल में कभी हाथी भी थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे नए सजीवों को उत्पन्न नहीं कर पाए, मतलब प्रजनन नहीं कर पाए, संतानोत्पत्ति नहीं कर पाए, इससे उनका अस्तित्व क्या हो गया? मिट गया। तो कोई भी सजीव इस नेचर में, इस पृथ्वी पर अपने ही जैसे नए सजीवों को उत्पन्न करता है अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, और इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन। यानी सरल शब्दों में रिप्रोडक्शन, जनन प्रजनन क्या हुआ? नए सजीवों को उत्पन्न करना, यानी जनन अर्थात संतानोत्पत्ति करना, यही क्या है? जनन है। अब बहुत सारी बातें हैं। जनन दो तरह का बताया गया है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन। ऐसा प्रजनन क्लियर हो गया। प्रजनन मतलब अपने जैसे ही नए सजीवों को क्या करना? प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, क्या कहलाता है? प्रजनन। तो प्रजनन में एक बात क्लियर हुई कि कोई भी सजीव संतानोत्पत्ति करता है, मीनिंग अपने जैसे नए सजीव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो ये जो प्रजनन करने का तरीका है, यानी सजीव अपने से अपने जैसे ही नए सजीवों को जो उत्पन्न करने की प्रोसेस है, प्रजनन है। इसमें खास बात कि प्रजनन की दो कैटेगरी बताई गई। रिप्रोडक्शन प्रजनन दो तरह का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन ऐसा प्रजनन जिसमें किसी भी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस तरह के प्रजनन में किसी भी सेक्स ऑर्गन, लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह क्या है? अलैंगिक प्रजनन। इसमें कैसा होता है? सजीव शरीर के हिस्सों, टुकड़ों से ही नए सजीव का क्या होता है? विकास हो जाता है, और इस तरह के प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया या दूसरे वनस्पतियों की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गुलाब की टहनी। हम सब ने क्या किया होगा? गुलाब का पौधा गमले में उगाया होगा। तो गुलाब के पौधों को गमले में उगाने के लिए हम क्या करते हैं? गुलाब की टहनी को लेते हैं, टुकड़ों में काटते हैं, और जो मोटा वाला हिस्सा, तने का जो जड़ साइड वाला हिस्सा होता है, उसको मिट्टी में क्या करते हैं? गाड़ देते हैं, और थोड़े दिन के बाद देखते हैं कि जो हिस्सा ज़मीन के अंदर है उसमें जड़ें निकल आती हैं और बाहर के हिस्से में फूल और पत्तियां निकल आती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो प्रजनन का टाइप है, ये कैसा टाइप है? अलैंगिक प्रजनन है। यहाँ सजीव के शरीर के टुकड़ों से ही नए सजीव का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। किसी पौधे की पत्ती में कोई कली बनती है और वो कली जमीन पर गिर जाती है, और मिट्टी में पड़ने के बाद उसमें से नया पौधा क्या हो रहा है? विकसित हो जा रहा है। दूसरा कि सजीव शरीर के टुकड़ों को काटकर जमीन में बो देते हैं। आलू, पोटैटो हम सब ने देखा है, और आलू जैसे ही गर्मी के बाद ये बारिश वाला सीजन आता है तो आलू के ऊपर कुछ आंखें ऐसा बन जाते हैं, कुछ कली जैसा निकलती है, और फिर उस काट करके, कलियों को छोड़ करके, काट करके आलू को ज़मीन में गमले में डाल दो तो पौधा बनेगा, फिर नीचे तने में यानी आलू क्या होंगे? लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जितने भी तरह का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज़ देख रहे हैं कि सजीव शरीर के हिस्से, टुकड़ों से ही नए सजीव का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यहाँ पर किसी भी प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं है। तो यह कौन से प्रजनन था बच्चों? अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन के 5 प्रकार बताए गए हैं। द्विविभाजन, विभाजन यानी विभाजन है, द्विविभाजन और बहुविभाजन, अवखंडन, विखंडन, रीजनरेशन, पुनर्जनरेशन, कायिक, यानी तमाम तरह की बातें हैं जिस पर हमको जाना नहीं है। अभी मुख्य रूप से हमें 2 बातें हैं यहाँ पर, पुष्पीय पौधों में जनन और मानव में जनन। ये 2 ही टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है, और इससे बाकी की बातें को इस साल के सिलेबस में नहीं रखा गया है। सो वी विल टॉक ओनली अबाउट दोज, वही टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके हैं काम की। तो बने रहे वीडियो में, देखते रहें काम की बात। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो, ये जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां बच्चे 2 कैटेगरी की हैं। एक वो वनस्पतियां जिनमें फूल नहीं लगते हैं, बिना फूल वाली वनस्पतियां होती हैं, और एक वो वनस्पतियां जिनमें फूल लगते हैं, वो नहीं फूल वाली वनस्पतियां हो गई। तो वनस्पतियां 2 तरह की है, पुष्पी और अपुष्पी।
अपुष्पी, सपुष्पी। नो फ्लावरिंग यानी ऐसी वनस्पतियां जो वे फ्लावर नहीं लगते, फूल नहीं लगते, उन वनस्पतियों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अपुष्पी वनस्पति। और ऐसी वनस्पतियां जिनमें फूल लगते हैं वो है सपुष्पी या पुष्पी या फ्लावरिंग प्लांट्स। अंतर कैसे? आपने देखा होगा, काई देखा होगा आपने, काई समझते हैं? कभी बारिश होता है, कोई पेड़ होता है, कोई दीवार होती है, लगातार वहाँ से पानी बरसता रहता है, बहता रहता है, तो जहाँ थोड़ा सा पानी का सैलो हो, छिछला पानी पड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर ग्रीन कलर का कुछ जम्स आ जाता है। अब उसमें सिर्फ सूखा या थैलस है जो सतह से चिपका हुआ है। तो इस तरह की वनस्पति जिसमें सिर्फ थैलस, सूखा, एकदम छिछला सा पतली सी परत है जो चिपकी हुई है, इस तरह की वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? सूखा या थैलस। अब इसके बाद वाली जो वनस्पति है उसको ब्रायोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा में द्विअंगी वनस्पति हिंदी में कहते हैं। उसके बाद त्रिअंगी वनस्पति टेरिडोफाइट्स। त्रिअंगी वनस्पति में क्या होता है? मूल, तना और पत्ती। सूखाए थैलस में कोई अंग नहीं होता, सिर्फ उसका सूखाए थैलस ही होता है, एक अंगी वनस्पति कह दो। फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट में तना या पत्ती कह लो या जड़ या पत्ती, दो अंग रहते हैं, वो क्या हो गए? द्विअंगी वनस्पति। फिर तीसरे तरीके की वनस्पतियां हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स त्रिअंगी वनस्पति, इसमें क्या होता है? जड़, तना और पत्ती तीनों चीजें होती है। ऐसी वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? त्रिअंगी या टेरिडोफाइट्स। अब जो पहले दो प्रकार की वनस्पति है जिसको हमने एक अंगी, द्विअंगी, एम्ब्रियोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो टेरिडोफाइट्स है त्रिअंगी वनस्पतियां हैं। अब यही जो त्रिअंगी वनस्पतियां हैं जिनमें तीन अंग, जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं, इसमें वनस्पति की दो कैटेगरी हो गई। एक ऐसी वनस्पति जिनमें फूल लगेंगे और एक ऐसी वनस्पति जिनमें फूल नहीं लगेंगे। तो ऐसी वनस्पति जिनमें फूल लगेंगे वो कौन सी वनस्पति है? सपुष्पी। और ऐसी वनस्पति जिनमें फूल नहीं लगेंगे वो कौन सी वनस्पति होगी? अपुष्पी। तो बच्चों हम प्रजनन किस में पढ़ने वाले हैं? ऐसी वनस्पतियों में जिनमें फूल लगते हैं, फ्लावर होते हैं। तो ऐसी वनस्पतियों को हम लोग सपुष्पी वनस्पति कहते हैं। और उसी में जनन कैसे होता है, वो फूल से कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, वीडियो में बने रहे, बात को अच्छे समझते रहे, पूरी बात को मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने वाला हूं। देखो, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब यहां पर आया कि फूल या फ्लावर क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, क्योंकि फूल वाले पौधे हैं उन्हीं में बीज बनता है, और ऐसे बीज वाले पौधों को आवृत्त बीजधारी कहते हैं। वो टॉपिक अलग हो जाता है, लेट इट कट, मेन बात पे आते हैं कि जो फूल हैं, ऐसी वनस्पतियों में हम जनन पढ़ रहे हैं जिनमें क्या लगता है? फूल लगता है, फ्लावर लगता है। कम टू द पॉइंट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लावर या फूल होते क्या हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि फूल पौधों के जनन अंग है। फूल क्या होते हैं? पौधे के जनन अंग होते हैं। जो फ्लावर हैं वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी फूल पौधों के जनन अंग है। यानी अब यहाँ पर फूल के अगर हम मुख्य भागों की बात करें, जैसे अगर कभी आपने गुड़हल का पौधा देखा होगा, तो गुड़हल के पौधों में आपने क्या देखा है? आपने गुड़हल का फूल अगर कभी तोड़ा होगा, अगर आपने रेड कलर वाला गुड़हल का फूल देखा, तो रेड कलर वाले गुड़हल के फूल में जैसे ही आपने फूल देखा होगा, तो जहाँ से डंठल से फूल लगा था आपने वहाँ से तोड़ा, तो उसके एकदम नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ रहती हैं, जस्ट लाइक दिस, इस तरह की। और इनको कहते हैं वाह्यदल, या अंग्रेजी में बोलते हैं सेपल। इसको क्या बोलते हैं? वाह्यदल। जो ग्रीन कलर की कैप लगी होती है और उसके बाद रेड कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम पंखुड़ी या दलपुंज भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेटल। वाह्यदल, पंखुड़ी, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ धागे जैसी रचनाएं आपको फूल में दिखाई देती हूँ। नेचुरली आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो आज ही कोई गुड़हल का पौधा लेना या कोई भी फूल लेना और उस फूल में आप देखना, गुड़हल के फूल में थोड़ा सा आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। तो आपने जैसे ही फ्लावर गुड़हल का फूल लिया है, तो गुड़हल के फूल में देखा कि नीचे ग्रीन कलर की ऐसी कैप जैसी रचना लगी है, जो क्या है? वाह्यदल है, सेपल है। और उसके बाद आपको रंगीन छत्ते, पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों को दलपुंज भी बोलते हैं या
पेटल बोलते हैं। अब इन पंखुड़ियों के बीचों बीच में आप देखोगे तो कुछ धागे जैसी रचनाएं निकली रहेंगी। अब ये जो धागे जैसी रचनाएं हैं, इन्हीं रचनाओं में एकदम बीचों बीच एक रचना होगी जो इन धागों से बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी। और ये जो बीच वाली रचना है, जो बाकी के जो कई धागे आपको निकले हुए हैं, इस तरह से उनके हिस्सों सिरे पर कैसा होता है, मोटा हिस्सा लगा हुआ है। अब ये जो रचनाएं हैं बच्चों, ये जो रचनाएं हैं जिनमें ये धागे हैं और धागे पर ऐसा गोल सी रचना बनी है, चारों तरफ है, कई हैं संख्या में, ये फूल का नर जनन भाग है। कौन सा भाग है, नर जनन भाग है। और इनके बीच में एक थोड़ी अलग सी जो रचना है, जो कुछ इस तरह से सुराही की तरह की रचना है, इस रचना, ये जो रचना है पौधे का मादा जनन भाग है या मादा जनन अंग है। अब यहाँ पर हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। अगर लैंगिक, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रजनन दो तरह का, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में किसी भी तरह के प्रजनन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है। तो प्रजनन अंग दो तरह से होंगे, दो जीवों में होंगे या एक ही जीव में होंगे, लेकिन प्रजनन अंग दो तरीके से होंगे, नर जनन अंग और मादा जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर जो फ्लावर है, फूल है, पहली बात हमने पढ़ी कि जो फूल है वो पौधे का जनन अंग है। फूल पौधे का क्या है, जनन अंग है। क्यों? क्योंकि इस फूल के अंदर ही नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों क्या होते हैं, फूल में उपस्थित होते हैं। तो ये जो धागे जैसे येलो कलर का आप देख रहे हो, ये लंबे जो धागे हैं बच्चों, ये जो लंबे धागे नुमा रचनाएं हैं, इनको ये जो आपको कई धागे, 4-5 धागे आपको दिख रहे होंगे, ये फूल के कौन से भाग हैं, ये फूल के नर जनन अंग हैं। और इनको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर या एंथ्रिडियोफोर, पुंकेसर। अब पुंकेसर जो है इसके दो हिस्से हैं। पुंकेसर क्या है, फूल का नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें जो ऊपर जो मोटा हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं पराकोष एंथर। क्या बोलते हैं, पराकोष या एंथर। और ये जो लंबा धागा है इसको तंतु या फिलामेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? हमने दो बातें पढ़ी कि जो फूल है, फूल में जैसे ही हम फूल तोड़ते हैं तो नीचे जो ग्रीन कलर की कैप जैसा ऐसा ही लगी होती हैं, सबसे बाहर की तरफ जो छोटी छोटी लगी होती हैं ग्रीन कलर की, वो क्या है, वाह्यदल है, सेपल है। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियां हैं, दलपुंज हैं, जिसको हम पंखुड़ी या पेटल कहते हैं। और फूल के अंदर कई धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन संरचनाओं में जो कई धागे होते हैं उनमें एक जो ज़्यादा धागे हैं वो अलग तरह के हैं, और बीच में एक जो रचना है बिल्कुल इन धागों से अलग है, वो फूल का मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब जो यहाँ पर इसके पार्ट्स की चर्चा कर लें तो जो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग मतलब यानी मादा जननांग है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर या गाइनीशियम। स्त्री केसर या गाइनीशियम पिस्टल वर्ड भी यूज करते हैं। अब देखो स्त्री केसर, ये जो मादा जनन अंग है, इसके मुख्य 3 हिस्से हैं। ये जो गद्दीदार भाग है ऊपर, इसको बोलते हैं वर्टिकाग्र या स्टिग्मा। और ये जो लंबा फिलामेंट धागे जैसी रचना है इसको वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं। और जो नीचे हिस्सा है मोटा सा, उसको अंडाशय या ओवरी बोलते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी। तो हमने क्या देखा, एक पुष्प के अंदर, फूल के अंदर नर एवं मादा जननांग उपस्थित हैं। अब अगर एक ही फूल के अंदर नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं तो ऐसे पुष्प को, ऐसे फूल को हम क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। क्या बोलते हैं बच्चे, उभयलिंगी। अगर ऐसा कोई फूल जिसमें दो में से कोई एक ही जनन अंग है, या तो उसमें मादा जनन अंग उपस्थित है या तो उसमें नर जनन अंग उपस्थित है, तो ऐसे फूल को हम लोग क्या बोलेंगे, एकलिंगी। यानी कोई ही एक ही ऑर्गन उपस्थित है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो क्या है, सिंगल सेक्स वाला है, यूनिसेक्स है, यानी एक लिंगी है। यानी अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि फूल पौधे के क्या है, जनन अंग है। और फूल के मुख्य भागों में क्या है, वाह्यदल है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है और पुंकेसर है। क्लियर है? स्त्री केसर गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जननांग है। और पुंकेसर क्या है,
पुंकेसर फूल का नर जनन अंग है एंथ्रेडियोफोर। अब यहाँ पर फूल के प्रकार, फूल दो प्रकार के हैं, उभयलिंगी और एकलिंगी। उभयलिंगी मीनिंग ऐसे फूल जिसमें स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में सरसों और जो गुड़हल का फूल होता है, ये कैसे फूल है, उभयलिंगी है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है वो कौन से फूल का बनाया है, गुड़हल के फूल का। तो आप देख सकते हो कि इसमें मादा जननंग यानी स्त्री केसर और नर जननंग अर्थात पुंकेसर दोनों एक ही फूल के अंदर हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी फूल। ओके, उभयलिंगी फ्लावर। अब दूसरा जिसमें केवल देखो एकलिंगी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग होगा। स्त्री केसर या पुंकेसर में से, स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एकलिंगी। एग्जाम्पल में पपैया, पपीता और मेलन, वाटरमेलन, तरबूज। क्लियर है। तो फूल के दो प्रकार हो गए, उभयलिंगी और एकलिंगी। ऐसा फूल जिसमें स्त्री केसर पुरुष पुंकेसर यानी नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। और ऐसा फूल जिसमें केवल क्या होगा, या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा, या तो नर जननंग होगा या तो मादा जननंग, ऐसे फूल को हम लोग क्या बोलेंगे, एकलिंगी या एकलिंगी फूल। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज। अब आता है कि बीज का निर्माण कैसे होता है, कैसे इसमें प्रजनन होता है। तो मैं आपको बच्चों बता दूं, यहाँ पर ये जो गुड़हल का फूल है, इस गुड़हल के फूल का यहाँ पर ऐसा ट्रांसफर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, खड़ी काट है। ऐसे फूल को काट दें, यानी काट देंगे तो क्या दिखेगा, आप थोड़ा सा समझ लो। अब ऐसा खड़ी काट देंगे, यानी फूल को ऐसा ही खड़ी काट कर दिया, लंब काट दिया, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये फूल के हिस्से दिखेंगे, अंदर वाले हिस्से। अब आपको पहली बात, दो खास बातें हैं कि ये जो बाहर की तरफ ग्रीन कलर का कवर है, कैप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाह्यदल या सेपल। और ये जो कलर वाली, रंगीन वाली, लाल, जैसे गुड़हल का फूल है तो रेड कलर की होगी, तो उसे हम लोग क्या, जो रंगीन पत्तियां होती हैं, रंगीन जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उनको हम लोग वाह्यदल, दलपुंज या पंखुड़ी या सेपल कहते हैं। अब ये हो गया वाह्यदल और ये क्या हुआ, दल। अब उसके बाद वो रचनाएं इसमें उपस्थित हैं जो फूल के जनन अंग हैं, नर जननंग और मादा जननंग। तो यहाँ हमें पता है कि ये जो रचना है, यहाँ पर ये जो ऊपर है, इस तरह की जो कई छोटे बड़े धागे हैं, उन रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर एंथ्रेडियोफोर, वो क्या है, फूल का नर जननंग है। इसके दो पार्ट हैं, परागकोश है और तंतु है। और ये जो रचना है, जो गद्दीदार कुछ अलग से सुराही सी रचना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। ये हिस्सा इसका क्या है, वर्तिकाग्र है, ये क्या है, वर्तिका है, और ये हिस्सा क्या है, इसका अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक रचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, बीजांड, यानी बीज का अंडा यहीं पर उपस्थित होता है। और इसी के साथ अब ये जो फूल का जो नर जननंग है यानी पुंकेसर, पुंकेसर के दो भाग हैं, परागकोश और क्या होता है, तंतु। ये जो परागकोश होते हैं, इन परागकोशों में पराग कोशिकाएं या परागकण या पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। यानी इस जो फूल का जो नर जनन अंग है पुंकेसर, पुंकेसर का जो परागकोश वाला हिस्सा है, इनमें से निकलते हैं परागकण। कौन से कण निकलते हैं बच्चों, परागकण या पॉलन ग्रेन, परागकण या पॉलन ग्रेन। यही परागकण नर जनन कोशिका है। परागकण क्या है बच्चों, नर जनन कोशिका है, और जिनको मिलना होता है मादा जनन कोशिका अर्थात बीजांड से। और जब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिलेंगी, तब उस क्रिया को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। मेल यहाँ पर जो जनन कोशिका है और जो फीमेल जनन कोशिका है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जब आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो उस वर्क को, उस काम को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और निषेचन के बाद जब दो कोशिकाएं आपस में मिल जाएंगी, तो उस कोशिका को हम बोलेंगे फलितांड। क्या बोलेंगे बच्चों,
फलितांड या युग्मनज भी बोलते हैं। अब ये जाइगोट फलितांड धीरे धीरे इसमें कोशिका विभाजन होगा तो वह किस में बदल जाएगा, उसको तब हम लोग क्या कहेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो, भ्रूण में। यानी नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में मिली तो उस क्रिया को हम लोगों ने क्या कहा, निषेचन या फलन कहा। तो निषेचन की क्रिया में जो रचना बनेगी दो कोशिकाओं से मिलकर उसको अब हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट या युग्मनज या फलितांड। अब फलितांड में कई बार कोशिका विभाजन होगा तो उसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा उसका, तब उस रचना को हम कहेंगे भ्रूण। और धीरे धीरे बाद में यही भ्रूण क्या होता है, किस में बदलेगा, बीज में बदलेगा और उसके ऊपर सख्त कवर हो जाएगी, वो बीज में बदल जाएगा और बाकी का जो हिस्सा है वो किस में बदलेगा, फल में बदलेगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो, परागकोश में से उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि जो क्या है, फूल का, पुष्प का जो नर जनन अंग है वो क्या है, पुंकेसर। और पुंकेसर में से ही जो उसका आगे वाला हिस्सा है परागकोश, परागकोश में से कौन से कण उत्पन्न होते हैं, कौन सी सेल्स उत्पन्न होती हैं, परागकण। कौन से उत्पन्न होते हैं, परागकण। परागकोशों से कौन से कण उत्पन्न होते हैं, परागकण। आपका सामान्य अनुभव होगा, कभी आपने ऐसे किसी द्विलिंगी फूल को आपने लिया हो, पकड़ा हो, तो आपके हाथ में कभी ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का पाउडर हाथ में लग जाता है, छोटे छोटे दाने जैसे कुछ पाउडर जैसा लग जाता है। तो जो पाउडर जैसे कण हैं वो क्या है बच्चों, वही है पॉलिन ग्रेन, वही है क्या, परागकण। अब यही परागकण क्या है, फूल की नर जनन कोशिकाएं हैं। तो होता क्या है कि जो ये परागकोशों के अंदर जो परागकण होते हैं वो उनको पहुंचना कहाँ पे है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पहुंचना होता है। पहुंचते कैसे हैं, उसके पीछे रीजन। परागकोशों में से उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु के द्वारा, हवा, पानी या जंतु के द्वारा, हवा, पानी, जंतु, हवा बहेगी तो परागकण उड़ेंगे और वर्तिकाग्र पर जाके गिर जाएंगे। या एक फूल ऊपर है दूसरा नीचे है, बारिश हुआ, पानी एक फूल के से टपक के दूसरे फूल पे आया और उस पानी के साथ परागकण आ गए जो दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर पड़ गए, ये तरीका है। या जंतु है, कोई भी चिड़िया है वो है, उसके पैरों से या छोटे छोटे कीटकों के पैरों से चिपक करके परागकोश दूसरे फूल पे बैठे तो उसके वर्तिकाग्र पर पड़ गया। तो तरीका कोई भी हो, हवा, पानी या जंतुओं के द्वारा परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यहाँ पर एक और खास बात, यदि उसी फूल के, देखो जैसे ये फ्लावर है, इस फूल के परागकोश से निकला हुआ परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर अगर पड़ता है तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बताते हैं, स्वपरागण। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपरागण। यानी इसी फूल का जो परागकण है वो इसी फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ा तो स्वपरागण है, या इस फूल का जो परागकण है किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ा तो इसे क्या बोलते हैं, परपरागण। इस बात को ध्यान रखना। परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो स्वपरागण कहलाता है, और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। अब परागकण, पराग नलिका, परागकणों में से परागकण नलिका विकसित वर्तिका, देखो परागकोश में जो परागकण है परागकणों में से एक नलिका विकसित होती है। आप देखो ये जैसे यहाँ पर समझो आपका परागकण पड़ गया, ये देखो यहाँ पर परागकण क्या हुआ, पड़ गया। अब इस परागकण में से एक नली क्या होगी, विकसित होगी और नीचे यहाँ कहाँ तक आएगी, बीजांड तक आएगी। तो परागकणों में से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र में से होते हुए, वर्तिका में से होते हुए बीजांड तक क्या होती है, जाती है। यानी परागकण जब वर्तिकाग्र पर पड़ गया तो इस परागकण में से क्या निकलेगी, एक नली निकलेगी और वो नली वर्तिकाग्र, वर्तिका में से होते हुए कहाँ तक जाएगी, बीजांड तक जाती है। तो परागकणों में से पराग नलिका, एक नलिका विकसित होती है, वो नलिका कहाँ पे जाती है, वर्तिका में से होते हुए बीजांड तक पहुँचती है। यानी ये जो परागकण है, जैसे यहाँ पर परागकण पड़ गया, जैसे आप जस्ट इमेजिन करो कि ये परागकण है और ये परागकण कहाँ पे पड़ गया, स्टिग्मा के ऊपर पड़ गया, वर्तिकाग्र के ऊपर पड़ गया, तो इस परागकण में से एक नलिका निकलेगी और इस नलिका को हम लोग क्या बोलेंगे, पराग नलिका
नलिका बोलेंगे, जो यहाँ पर जो बीजांड है वहाँ तक ये क्या करेगी, आएगी। यानी पराग कणों में से एक नलिका निकलती है, जिस नलिका को हम क्या बोलते हैं, पराग नलिका। तो पराग नलिका वर्तिकाग्र वर्तिका में से होते हुए उसके यानी स्त्री केसर के बीजांड तक क्या होती है, पहुँचती है। फिर क्या होता है, अंडाशय के अंदर नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये क्या कहला रहा है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है, नर जनन युग्मक और मादा जनन युग्मक आपस में मिलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन की क्रिया से युग्मनज या जाइगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मनज या जाइगोट का अंडाशय के अंदर, ये जो रचना पूरी है वो क्या है, अंडाशय है। पराग नलिका वर्तिकाग्र वर्तिका में होते हुए कहाँ पे आ गई, अंडाशय में आ गई। यानी पराग कोश के अंदर यानी पराग कण के अंदर जो नर जनन कोशिका है वो कहाँ पे आ गई, मादा जनन कोशिका से मिल गई। कहाँ पर, अंडाशय के अंदर। तो हो क्या रहा है, अंडाशय के अंदर नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है। जब दोनों कोशिकाएं नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका यहाँ पर मिलती हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन होता है, निषेचन कहते हैं। और इससे युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। यानी युग्मनज, यहाँ पर जो दो जनन कोशिकाएं मादा युग्मक नर युग्मक दोनों आपस में मिलकर के जो जाइगोट या युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं, फलितांड का निर्माण कर रहे हैं, उसमें कई बार कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन होने से क्या बन जाता है, भ्रूण या एम्ब्रियो का क्या होता है, निर्माण होता है। और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में क्या होता है, बदल जाता है। ये जो बीजांड है, बीजांड में एक कठोर आवरण का क्या होगा, निर्माण होगा। और वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीज में बदल जाएगा। और जो अंडाशय है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। तथा फूल के अन्य भाग क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर हुआ बात? यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सीखा कि पुष्पीय पौधों में किस तरह से प्रजनन होता है। तो हमने पढ़ लिया कि जनन दो तरह का है, अलैंगिक और लैंगिक। तो लैंगिक प्रजनन में सबसे पहले हमने वनस्पतियों में ही लैंगिक प्रजनन पढ़ा। और वनस्पतियां दो तरह की हैं, एक फूल वाली और एक बिना फूल वाली। जिनमें फूल होता है वो सब पुष्पी वनस्पतियां हैं। और ऐसी वनस्पतियां जिनमें फूल नहीं होता वो क्या है, अपुष्पी वनस्पति हैं। तो पुष्पी पौधों में जनन कैसे होता है वो हम लोगों ने सीखा। तो इसमें बात को समराइज कर देता हूँ एकदम स्पीड में। देखो, जो फूल हैं, जो पुष्प हैं, वो पौधे के नर जनन अंग हैं। अब पौधे के जो फूल होते हैं वो पौधे के क्या है, जननांग हैं। अब जो पुष्प है वो पौधे का क्या है, जननांग है, जनन अंग है। और उस जनन अंग में क्या होता है, फूल के मुख्य भागों की अगर बात करें तो मुख्य भाग में वाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं। और फूल के जो जनन अंग हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है और स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। और इन जनन अंगों से जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। पुंकेसर पौधे का, फूल का नर जनन अंग है, जिससे परागकणों या पॉलन ग्रेन सेल्स बनती हैं। वो पॉलन ग्रेन परागकण वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं फूल के। तो वर्तिकाग्र पर पड़ते ही उस परागकण में से एक लंबी नली निकलती है। वो नली कहाँ पे पहुँच जाती है, वर्तिकाग्र वर्तिका में से होते हुए अंडाशय तक पहुँच जाती है। वहाँ पर ये जो नर जनन कोशिका है मादा जनन कोशिका से मिलती है और फिर युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। और फिर जो भ्रूण बनता है, ये जो बीजांड है, इसमें से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में वो क्या होता है, फूल के अन्य भाग, पत्तियां वगैरह झड़ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने सीखा होगा। अगर आपको कुछ और सीखना है, कुछ और आप कोई टॉपिक साइंस में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस टॉपिक की सारी बातें, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो वेट एंड वॉच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।